आज हम बात करेंगे राजस्थान के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर गौरव पायवाल साहब से। गौरव पायवाल साहब से हम वो प्रश्न पूछेंगे जो एक आम आदमी के प्रश्न होते हैं कि बिना दवाई के कई सारी चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है और उनके पास आउटडोर में साधारणतया कौन कौन से बीमार आते हैं। उसके अलावा और क्या प्रोटीन वगैरह का भी कोई रोल है, कैल्शियम का भी कोई रोल है, या जो मिनरल्स हम लोग साधारणतया डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं उसका कोई रोल है इसमें? जी बिल्कुल। इसको कम करने में, बचाव करने में। जी बिल्कुल। देखिए, इसे मैं और बेटर वे में समझाता हूँ। प्रोटीन बॉडी का सीमेंट, जैसे अपन एक बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो अपने को सीमेंट, ईंटें और बाकी सारी बिल्डिंग मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से बॉडी बनने में, बॉडी में सीमेंट की जगह जो उपयोग हो रहा है वो अपना प्रोटीन है। पर केजी बॉडी वेट 1 ग्राम प्रोटीन रोज का चाहिए। तो एक 70 किलो के या 70 केजी के वयस्क आदमी को 70 ग्राम प्रोटीन रोज का चाहिए, जिसमें से अपन भोजन से बहुत ज्यादा भी बनाए तो 20 से 25 ग्राम, अगर बहुत ध्यान रखा जाए, बहुत अच्छी डाइट मेंटेन की जाए तो भी 20 से 25 ग्राम ही बनता है। इसी वजह से ज्यादा दिक्कतें एक एज के बाद बनती जाती है। 40-45 की एज से लेकर 60 की एज तक ये जो सारे इश्यूज खड़े हो जाते हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस बोल दीजिए आप इन्हें, या एजिंग प्रोसेस बोल दीजिए, ये सब होता है इसीलिए कि अपन अच्छा प्रोटीन नहीं ले रहे। अब इसमें क्वेश्चन सबसे पहला ये खड़ा होता है कि साहब मैं तो नॉनवेज खा लेता हूं, तो मुझे प्रोटीन ऊपर से क्यों चाहिए? या मैं नॉनवेज, जो लोग जो नॉनवेज नहीं खाते, वेजिटेरियन लोग हैं, वो लोग, उन लोग को अच्छा प्रोटीन नहीं मिल सकता। देखिए, प्रोटीन वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट में दोनों में है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन ज्यादा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वेजिटेरियंस के पास ऑप्शन नहीं है। वेजिटेरियन डाइट में बहुत अच्छा प्रोटीन है, प्रॉब्लम ये अपन उसे कंज्यूम नहीं कर। देखिए, प्रोटीन बेसिकली प्रोटीन ये माना जाता है कि जैसे नॉन वेजिटेरियन लोग ये कहते हैं कि हमें तो साहब नॉन वेजिटेरियन फूड हम तो कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें प्रोटीन की कहाँ जरूरत है, सप्लीमेंटल प्रोटीन हम क्यों लें? और वेजिटेरियन लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो प्रोटीन लेने कोई नहीं है, तो नॉनवेज में ऑलरेडी है, हम तो लेते ही नहीं नॉनवेज। देखिए, ये चीज मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। 21 तरह के प्रोटीन है, 12 अपने खाने से बन जाते हैं, 9 अपने को बाहर से तैयार चाहिए होते हैं, जिन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स ज्यादातर उन सारे प्रोटीन पाउडर्स में है जो डॉक्टर्स आपको रेकमेंड कर रहे हैं। तो अगर आप उन्हें लोगे, जो रिक्वायरमेंट है बॉडी का, पर केजी बॉडी वेट रोज का 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली का। तो अगर 70 किलोग्राम किसी का वजन है, तो उसे 70 ग्राम प्रोटीन रोज का चाहिए। अपनी डाइट से, अपने रोजमर्रा के खाने से हम 70 ग्राम प्रोटीन नहीं पूरा कर पाते। तो क्योंकि वो पूरा नहीं कर पाते, इसलिए कमजोरी, दूसरी परेशानियां रहती है। ऐसा ही सब कुछ मिनरल्स के साथ है, विटामिन के साथ है और बाकी चीजों के साथ है। B12, D3 आप बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों और थोड़ा धूप में बैठने से। D3 धूप से बनता है, विटामिन B12 क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियों में, दूध में, इन सब में पूरा मिल जाता है। सप्लीमेंटल नहीं लेना पड़ता है अगर आप ये पूरा ले रहे हैं तो। और प्रोटीन, मल्टी मिनरल और मल्टी विटामिन जो भी डॉक्टर साहब आपको रिकमेंड कर रहे हैं, आप उन्हें कुछ दिन लीजिए, जैसा वो मार्गदर्शन कर रहे हैं उतने दिन लीजिए, आपको डेफिनेटली बेटर स्ट्रेंथ फील होगी, शरीर की ताकत ज्यादा रहेगी, तो दूसरे दर्द और दूसरी बीमारियां कम आएंगी। एक 50 वर्ष और 60 वर्ष के आयु वर्ग में एक व्यक्ति को कितना चलना चाहिए? जी, 50 ईयर्स से 60 ईयर्स की एज में, देखिए इसके कई सारे पैरामीटर्स हैं। चाइनीज लोग ये कहते हैं, जो साइंटिफिक स्टडीज हैं, चाइनीज लोग ये कहते हैं कि आप दिन में कम से कम 12 से 15,000 स्टेप्स चलिए। अगर इसे अपन टाइम में नोट करें या इसे किलोमीटर में नोट करें तो 1200 स्टेप्स का 1 किलोमीटर माना जाता है। तो वो ये कहते हैं कि 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर डेली का चलना चाहिए। इंडिया में, भारत में लगभग 3 से 4 हजार स्टेप्स अगर आप घर का अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं
तो 2,500 से 3,000 4,000 स्टेप्स तो अपन वैसे भी चल लेते हैं। इससे ऊपर कम से कम 5 से 7,000 स्टेप्स रोज करनी चाहिए। इसके 17 से 18 फायदे अकेले चलने के, सिर्फ वॉक के। सिर्फ पैदल चलने के 17 से 18 फायदे। कुछ जो प्रमुख हैं वो मैं आपको बताता हूं, बहुत जरूरी है चलना। सबसे पहली बात, आपके खड़े होने और आपके चलने से आपका शरीर आपकी बॉडी में पड़े फ्री कैल्शियम को खींच के और बॉडी बोन्स में जमाता है। तो आपकी हड्डियों की ताकत सिर्फ आपके चलने से बढ़ जाती है। कितना आसान काम है। दूसरा, आपके चलने से या आपके खड़े रहने से जो सांस अपन ले रहे हैं वो फेफड़ों के उन सारे हिस्सों तक पहुंच रही है जहां लोब्स में एरिएशन है। मतलब इसे यूं समझिए कि हर सांस में अपन 500 मिलीलीटर का एयर अंदर ले रहे हैं, जिसका 21% ऑक्सीजन है। जीवित तो अपन ऑक्सीजन पे ही है। तो वो जो ऑक्सीजन सारे लोब्स को पहुंचनी चाहिए लेफ्ट और राइट लिवर में, लंग में, वो जो एरिएशन है वो पूरा मिलता है। तो आपके फेफड़े बेटर काम करते हैं, तो आपकी सांस लेने की क्षमता मेंटेन रहती है आपके चलने से। थर्ड, लगभग 5,000 स्टेप्स चलने से आपका हार्ट खुश रहता है, हार्ट की ताकत बनी रहती है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होता और एक्सेस कोलेस्ट्रॉल वॉश आउट हो जाता है। तो कम से कम 5,000 स्टेप्स और ज्यादा से ज्यादा 10 से 12,000 स्टेप्स आप रोज की चल सकते हैं और ये आपके सारे सिस्टम्स को फायदा करता है। इवन 50 से 60 ईयर्स के वो लोग जो अब एक ऐसे प्रोसेस में जा रहे हैं जहां धीरे धीरे एजिंग होगी, आगे दिक्कतें आ सकती हैं, जितना वो चलते रहेंगे उतना जॉइंट रिएक्शन फोर्स और ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, ये अपने चलने की मशीन, बॉडी एज अ मशीन, बायोमैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। जॉइंट रिएक्शन फोर्स और ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, अपन जितना प्रेशर जमीन पे या धरती पे दे रहे हैं उसका उतना ही रिएक्शन वापस आ रहा है, तभी अपन आगे चल पा रहे हैं। ये दोनों ही चीजें फुल मेंटेन रहती है अपने चलने से हर कदम। तो अगर अपन 5 से 8,000 10,000 स्टेप्स रोज की चल रहे हैं तो जॉइंट रिएक्शन आने से और ग्राउंड रिएक्शन फोर्स के रिटर्न आने से अपने जॉइंट्स बहुत एक्टिव रहते हैं, फ्लूइड पूरा बनता है, लंग्स को एरिएशन पूरा मिलता है, हार्ट को सप्लाई पूरी मिलती है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होता, ब्रेन एक्टिव रहता है, कान, मिडल ईयर जो अपना बैलेंस बनाता है, सेरिबेलम जो अपना बैलेंस बनाता है, मूवमेंट को बैलेंस रखता है, उन सबको पूरी स्ट्रेंथ मिलती है। अकेला चलना 10 से 12 एक्सरसाइज का इकट्ठा काम है। आजकल ये जो मैट्रेसेस बनाने की, जो गद्दे बनाने वाली जो कंपनियां हैं ये कई लोक लुभावन तरीके के मैट्रेसेस उपलब्ध करवाती है और क्लेम ये करती है कि इससे कमर दर्द नहीं होगा, सर्वाइकल का दर्द भी नहीं होगा और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, एक जो अपना ट्रेडिशनल वे रहा है रुई के गद्दे, अगर ऐसे बायोमैकेनिकली देखा जाए, पहले इसके रेफरेंस में अपन एक बार पोस्चर समझते हैं। सोने का सही पोस्चर है या तो सीधा सोना, कमर के बल पे सोना, कमर के ऊपर सोना, या दाईं और बाईं ओर सोना। ये बिल्कुल गलत है कि अपन उल्टा सोए। हो सकता है आप में से कई लोग उल्टा सोते हैं, वो सोना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। मैं बहुत सिंपल शब्दों में उसका कारण बताता हूं। जब अपन उल्टा सोते हैं तो अपने नाक को, नोज को अपन गद्दे के पास ये दबा के तो सो नहीं सकते। उस केस में अपनी गर्दन या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड पूरी टर्न होगी और अपना हाथ ऊपर रहेगा। वो पोस्चर आपकी स्पाइन को शुरू से ही डैमेज कर रहा है। मेरे पास 13 साल से 18 साल 22 साल के कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्लिप डिस्क मैंने ठीक की। 13 से 22 साल के वो बच्चे जिनकी स्लिप डिस्क मैंने ठीक की। कई जाने माने डॉक्टर्स, कई जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे उदयपुर के, वो दिक्कत यही है जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो पेरेंट्स पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है साहब, हम तो सारा ध्यान रख रहे हैं, न्यूट्रिशन भी मेंटेन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं,
हेल्थ बीइंग की मेंटेन की जा रही है। फिर जब उसे पूछते क्या है बच्चा उल्टा सोता है, तो हाँ साहब हम तो सब उल्टे सोते हैं। उल्टा सोना आपकी रीढ़ की हड्डी को उसी एज से, चाहे वो 2 साल की एज हो चाहे वो 20 साल की एज हो, तभी से वो डैमेज करना स्टार्ट हो जाए। तो पहली चीज, आप उल्टा ना सो, आप अपने पेट के बल नहीं सोए। पेट के बल सोना पोस्चर ही गलत है। दूसरा, सीधा सोना 100 में से 10 ही लोग सीधे सो पाते हैं। लगभग 80% लोग लेफ्ट या राइट करवट सोते हैं। वो सोना सही है। उस केस में आपको तकिया लगाना है। प्रायः ये कहा जाता है कि साहब तकिया नहीं लगाने से गर्दन को आराम रहता है। ऐसा नहीं है। आप तकिया लगाएं। तकिए की हाइट में आपको समझाता हूं कितनी होनी चाहिए। अपना बेस ऑफ नेक, जहां अपनी गर्दन स्टार्ट होती है, वहां से आपकी शोल्डर की टिप तक इस चौड़ाई का तकिया होना चाहिए, इस हाइट का आपका तकिया होना चाहिए। जनरली इंडियन फीमेल्स में ये 4 से 4.5 इंच की हाइट का पिलो होना चाहिए और मेल्स में 5 से 5.5 इंच की हाइट का पिलो होना चाहिए। पिलो कौन सा होना चाहिए? पिलो सबसे बढ़िया होना चाहिए रुई का। 2.5 से 3 किलो रुई का पिलो अच्छा माना गया है, सफिशिएंट माना गया है, जिससे आपकी गर्दन, मैं से समझाता हूं बायोमैकेनिकली। अभी अपन बैठे हैं, अपन अपनी गर्दन को लेफ्ट या राइट करवट झुका के, ऐसे झुका के 5 से 7 मिनट से ज्यादा नहीं रख सकते। तो अगर अपन मान लेते हैं अपन 5 घंटा सो रहे हैं या 8 घंटा सो रहे हैं, उसका लगभग 75% टाइम अपन साइड में सोते हैं। अगर कोई आदमी 8 घंटा सो रहा है तो उसका 75% टाइम, मतलब लगभग 6 घंटा, वो बिना तकिए अगर सोएंगे तो गर्दन लटकी रहेगी। ऐसे पेशेंट में जनरली सर्वाइकल जल्दी स्टार्ट हो जाती है। सर्वाइकल इश्यू, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, सारी कंडीशंस। तो आप तकिया लगाएं, अच्छी हाइट का लगाएं। ये तो थी तकिए की बात। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैटर्स में। सबसे बेटर गद्दे हैं रुई के गद्दे। वजन की बात करें तो 16 से 20 किलो रुई। हाइट की बात करें तो तकरीबन 5 से 7 इंच की हाइट। लंबाई चौड़ाई आप अपने बेड के हिसाब से रख सकते हैं। कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या साहब जमीन पे सोना अच्छा है? हाँ जी साहब, जमीन पे सोना अच्छा है, लेकिन वो सोना इसलिए अच्छा है क्योंकि जमीन हार्ड है। अपनी दिक्कत क्या है, अपने को गद्दा या मैट्रेस चाहिए सॉफ्ट। जितना वो सॉफ्ट है उतना अपन लेटने के बाद उसके अंदर चले जाते हैं, और जितना अपन मैट्रेस के अंदर चले जाते हैं उतनी अपनी स्पाइन डैमेज होती है। इससे मैं यूं समझाता हूं कि एवरेज गद्दे की थिकनेस लगभग 4, 4.5, 5 इंच होनी चाहिए और रुई का होना चाहिए। 16 से 20 किलो का वजन का एक गद्दा होना चाहिए। यूजुअली ऐसे गद्दे आपको पेन नहीं करेंगे। अगर आपको सिंथेटिक गद्दों में जाना है तो फाइबर, जूट, ऐसे किसी गद्दे पे या किसी ब्रांड के गद्दों की कोई जरूरत नहीं है। बॉन्डेड एक वैरायटी है। बॉन्डेड गद्दे कैसे बनाए जाते हैं मैं आपको 2 मिनट में ये बताता हूं। फोम लिया जाता है अच्छी डेंसिटी का, 80 से 100 का, उसे तोड़ा जाता है, फिर उसे वापस चिपकाया जाता है, फिर उसे तोड़ा जाता है, चिपकाया जाता है। ऐसे एक रिपीटेड प्रोसीजर से गद्दे बनाए जाते हैं। 80 से 100 की डेंसिटी के आप बॉन्डेड गद्दे ले लीजिए। ना वो मैट्रेस 8-10 साल खराब होगा, ना वो आपकी रीढ़ की हड्डी को खराब करेगा। बॉन्डेड गद्दे आपको कभी कोई नुकसान नहीं करेंगे। चेक कैसे कर सकते हैं आप अपने गद्दे पे सीधा लेटिए, और अपनी कमर के पीछे हाथ लगाइए। अगर आपका हाथ अंदर जा रहा है तो आपका गद्दा सही है, और अगर आप गद्दे के अंदर चले गए लेटने के बाद तो आपका हाथ अंदर नहीं जाएगा। वो गद्दा आपकी कमर की सेहत, गर्दन की सेहत के लिए गलत है। तो सॉफ्ट गद्दे, अल्ट्रा सॉफ्ट गद्दे, फाइबर के गद्दों पे ना सोएं, बॉन्डेड या रुई के गद्दों पे सोएं। वो आपकी स्पाइन के डैमेज को नहीं करें। डॉक्टर साहब, एक अंतिम प्रश्न है, क्या वजन का कम होना या वजन का ज़्यादा होना इसी तरह से प्रभावित करता है इन सभी तरह के दर्दों को? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर ये। देखिए, डिजीज या प्रॉब्लम या रीढ़ की हड्डी या कमर गर्दन दर्द और घुटने दर्द हो जाने के बाद वेट का कुछ % तक रोल है। मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि मेरे पास 13 से 22 साल के बच्चे आते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनका वजन 28, 30, 35 किलो से लेके और 60 किलो, 50 किलो तक है।
इन सब में तो नहीं होनी चाहिए स्लिप डिस्क, लेकिन ये उल्टा सोते हैं इसलिए स्लिप डिस्क हो जाती है, मैंने अभी बताया था। इसी तरह से कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा वेट में है, 110 किलो, 115 किलो, 20 किलो, लेकिन उन्हें कमर में कुछ है ही नहीं। इन्हीं बच्चों के जब पेरेंट्स आते हैं 80s 90s, वो कहते हैं हमारा वजन इतना, हमें तो कोई दर्द नहीं है। दिक्कत क्या है, उनकी मसल्स की पावर पूरी है, वो उनका विटामिन B12 D3 पूरा है, वो सो सीधे रहे हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, उन्हें पेन नहीं है। उनकी आधी उम्र के बच्चे, उनकी आधे वेट के बच्चे इसलिए परेशान है क्योंकि वो गलत पोस्चर यूज कर रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है सर, किसी भी पेन के, किसी भी कारण के हो जाने के बाद वेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेट कॉजेटिव फैक्टर नहीं है किसी भी पेन के स्टार्ट होने। स्पेशली जो जितना भी मस्कुलर स्केलेटल ट्रॉमा है वो वजन से नहीं होता, वो हो जाने के बाद वजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वजन फिर से दबाएगा, कमर हो या गर्दन हो। ये वैसे ही जैसे अगर गर्दन दर्द स्टार्ट हो गया, कमर दर्द स्टार्ट हो गया और जॉब कहती है कि साहब 8 घंटा बैठना है, तो 8 घंटा बैठने से पेन तो बढ़ेगी। ये कुछ वैसा ही। डॉक्टर गौरव, आपने आम आदमी के प्रश्नों के बड़े सरल तरीके से और बहुत प्रभावी जवाब दिए। इसी के साथ हम आज की वार्ता को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।